हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का सिलेबस है। इसमें ये क्रम वाइज में आपको चैप्टर बताऊंगा। आज अपन सिलेबस के बारे में क्रम वाइज चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसमें अपन जैसे इलेक्ट्रिशियन ITI कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में कौन कौन से टॉपिक से अपने सवाल आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो अपन को चैप्टर तो पता होना चाहिए, इसलिए ये अपन चैप्टर के बारे में क्रम वाइज में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला अपना चैप्टर है दिष्ट धारा जनितर, मतलब DC धारा उत्पन्न करने वाला जनरेटर। ठीक है, ये दिष्ट धारा जनितर है। इसमें दिष्ट धारा जनितर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिससे संबंधित दिष्ट धारा से संबंधित जो भाग है वो जनितर के, दिष्ट धारा जनितर के जो भी उपकरण जैसे कैसे काम करेगा, क्या आएगा, इससे संबंधित इसमें अपने टॉपिक है। तो इसका जैसे DC धारा जनितर का सिद्धांत, ये कैसे काम करेगा, DC धारा जनितर के भाग कौन कौन से हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये DC में कौन सा काम करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। DC धारा जनितर कैसे काम करता है, उसकी कार्य प्रणाली, DC धारा जनितर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, DC जनितरों का वर्गीकरण, आर्मेचर और कम्यूटेशन, इंटरपोल, और जनितर में जो सतियाँ होती है, जनितर को समांतर में प्राचलन कराना, जनितर की दक्षता, जनितर के दोष कौन कौन से होते हैं, उसको निवारण कैसे करते हैं अपन, और जनितर का अपन कहाँ का काम में लेते हैं, और DC जनितरों की नियमित देखभाल और जनितरों का अनुरक्षण, ये तो दोनों सेम ही बात होगी। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी वो इस चैप्टर में। ठीक है, इससे अपना अगले वाला ये 1 नंबर चैप्टर, ये DC धारा जनितर था। ठीक है, इससे अगले वाला अपना है, ये था DC धारा जनितर। दूसरा आपका है दिष्ट धारा मोटर। दूसरा आपका कौन सा है, दिष्ट धारा मोटर, मतलब DC मोटर। ठीक है, तो इसमें दिष्ट धारा मोटर है, ये है जैसे, ये तो आपको दिख रहा है ऊपर, ये दिष्ट धारा मोटर। तो दिष्ट धारा जनितर में जनितर से संबंधित जो भी थे समस्याएं थी, जो उसको अपन ने उसमें संबंधित इसमें थे। तो इसमें है जैसे दिष्ट धारा मोटर, तो इसमें मोटर की संरचना, मोटर का कौन से सिद्धांत से काम करेगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मोटर की कार्यप्रणाली, मोटर में बैक EMF, मोटर कौन कौन से प्रकार की होती है, मोटर में कौन कौन से स्टार्टर प्रयोग करेंगे अपन, मोटर का अनुरक्षण कैसे करेंगे, मोटर की लैप और वेव वाइंडिंग को कैसे सेट करेंगे, मोटर में कौन कौन सी सतियाँ होती है, कौन कौन सी दक्षता होती है, मोटर की कितनी दक्षता होती है, अपन उनको कैसे निकालेंगे, इनसे संबंधित सभी प्रकार के अपन जो भी अपन जैसे टॉपिक है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दिष्ट धारा मोटर। और तीसरा अपना चैप्टर है, ये 1 नंबर चैप्टर, ये 2 नंबर और ये तीसरा अपना चैप्टर है 3 फेज प्रेरण मोटर। ये कौन सी है, AC मोटर है, 3 फेज प्रेरण मोटर। इसमें अपन पढ़ेंगे AC और DC में अंतर क्या है, AC मोटर का वर्गीकरण, मतलब AC मोटर कौन कौन से प्रकार की होती है, AC मोटर कैसे कार्य करती है, AC मोटर की क्या क्या संरचना होती है, AC मोटरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, AC मोटर को चलाने के लिए कौन कौन से स्टार्टरों की आवश्यकता होती है, और गति नियंत्रण की अलग अलग विधियां, और AC मोटरों की दक्षता, उसका अनुरक्षण, उसको रिवर्स घुमाना मतलब सीधा घुमाना, सॉरी रिवर्स और फॉरवर्ड बेस, एक मतलब सीधा तथा दूसरा विपरीत दिशाओं में, एक मतलब उसकी दिशा के अंदर दूसरी विपरीत दिशाओं में घुमाना, उसका अनुरक्षण करना, उसमें कौन कौन से दोष होते हैं और उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनकी मरम्मत, इनसे संबंधित जो भी है वो अपन उस पढ़ेंगे 3 फेज प्रेरण मोटर के अंदर। इसके बाद अपना अगला है SCM-DC वाइंडिंग। अगला चैप्टर मतलब चौथा चैप्टर आपका है SCM-DC वाइंडिंग। इसमें अपन आर्मेचर वाइंडिंग है और वाइंडिंग सामग्री है, वाइंडिंग करने के लिए अपन को कौन कौन सी सामग्री चाहिए, DC आर्मेचर वाइंडिंग शब्दावली, उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं ना, उस शब्दों से संबंधित विकसित DC वाइंडिंग का आरेख है। वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं, उन दोषों से संबंधित, और 3 फेज मोटर की वाइंडिंग,
सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको अपन पढ़ेंगे ACMDC वाइंडिंग के अंदर। इसके बाद अपना अगला आता है एकल फेज प्रेरण मोटर। अगला अपना कौन सा चैप्टर आएगा? एकल फेज प्रेरण मोटर, मतलब सिंगल फेज AC मोटर। इसमें सिंगल फेज मोटर की कौन से प्रकार है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, मोटर का मतलब किस सिद्धांत से काम करेगी, और इसको स्टार्ट करने की अलग अलग विधियाँ, और जैसे उसमें मोटर कौन, जैसे यूनिवर्सल मोटर है, जैसे रिप्लेशन मोटर है, स्लिप रिंग प्रेन मोटर है, स्टेपर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है, ये इसमें इससे संबंधित अपन। और ये सिंगल फेज की जैसे दक्षता है, उसमें कौन कौन से दोष हो सकते हैं, उसका निवारण कैसे करें, इनसे संबंधित जो भी है उसको अपन पढ़ेंगे। सिंगल फेज से संबंधित है तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर। इसके बाद में अपना आता है अल्टरनेटर। क्या आता है? अल्टरनेटर, जो AC करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली क्या है, अल्टरनेटर का आपको संरचना क्या है, इसका वर्गीकरण, अल्टरनेटर का वर्गीकरण, अल्टरनेटर संबंधी मुख्य जो भी पद है, अल्टरनेटर का तुल्यांकीकरण, अल्टरनेटर पर क्षेत्र उत्तेजन परिवर्तन का प्रभाव, औद्योगिक लोड के शक्ति गुणांक सुधार का प्रभाव, अल्टरनेटर के अभिलक्षण, इनसे संबंधित, अल्टरनेटर से संबंधित जो भी अपने कोई भी जानकारी है तो उसको अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटर के अंदर। उसके बाद में अपना 7वां चैप्टर है आपका तुल्यकालिक मोटर। 7वां चैप्टर है तुल्यकालिक मोटर। तो ये तुल्यकालिक मोटर है, तो इसमें तुल्यकालिक मोटर की संरचना, तुल्यकालिक मोटर का कार्य सिद्धांत, उसको शक्ति गुणांक सुधारने की विधि, तुल्यकालिक मोटर कौन कौन से प्रकार की होती है, तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की विधियां, तुल्यकालिक तथा प्रेरण मोटर में आपस में क्या तुलना, तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होता है, उस दोष के बारे में, इससे संबंधित अपन सभी पढ़ेंगे तुल्यकालिक मोटर के अंदर। इसके बाद में अपना आता है 8 नंबर कन्वेंटर। ये क्या करता है? AC को DC में परिवर्तित करता है, कन्वर्टर करना, कन्वर्टर। ठीक है, AC को DC में चेंज करता है। ठीक है, अब काफ़ी ऐसे भी उपकरण है जो किससे चलते हैं? DC से चलते हैं। तो अपना AC को उत्पादन करते हैं तो AC को किस में चेंज कर लेते हैं? DC में चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती? कन्वर्टर। इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ करेंगे। अब कन्वर्टर के अलग अलग जैसे प्रकार है, रोटरी कन्वर्टर है, मोटर जनरेटर सेट है, मेटल रेक्टिफायर है, इसी इसमें टॉपिक इसमें आएंगे कन्वर्टर के अंदर। ठीक है, अपना अगला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला कौन सा है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कोई वैद्युतिक अवयव है, वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण है, अर्धचालकों की परमाणु संरचना कैसे होती है, अर्धचालकों का ऊर्जा स्तर है, PN जंक्शन डायोड है, और रेक्टिफायर है, फिल्टर है, इनके बारे में सब अपन किसमें पढ़ेंगे? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर, अगला अपना है ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर की वर्गीकरण, ट्रांजिस्टर की संरचना, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल युक्ति है, ट्रांजिस्टर के जिसको प्राचलन करने का सिद्धांत, ट्रांजिस्टर के विविध अभिविन्यास, ट्रांजिस्टर संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषा वगैरह है वो, ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग, ट्रांजिस्टर को अपन कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, इनसे संबंधित सारी जानकारियाँ को अपन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर में। ठीक है, और एम्पलीफायर से संबंधित है उसको किसमें पढ़ेंगे? ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर दोनों साथ में है। इसके बाद में अपना अगला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं IC रेगुलेटर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं IC रेगुलेटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं IC रेगुलेटर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां हैं जो पावर देती है, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं रेगुलेटर्स। इन युक्तियों की मूलभूत संरचना क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पावर मोस्फेट, पावर मोस्फेट, ये ट्रांजिस्टर वाला है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां।
पावर MOS, पावर MOSFET, MOSFET, पावर MOSFET, पावर MOSFET वगैरह, इन सब के बारे में अपन किस में पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं IC रेगुलेटर्स। इसके बाद में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइड है, जैसे डाइक है, जैसे ट्राइक है, गेट टर्न ऑफ स्विच है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आज का युग कौन सा युग है, डिजिटल का युग है, डिजिटल युग है। ज़्यादातर मतलब डिजिटल चीज़ें अपन ज़्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपन पढ़ेंगे इसमें जब चैप्टर को करेंगे तब। अब इसका जैसे संख्या प्रणाली है, बाइनरी वैसे वगैरह है। ठीक है, संख्या प्रणाली का रूपांतरण करना है, उसको चेंज करना है एक रूप से दूसरे रूप में। उसके बाद गेट है, जैसे नोट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ऐसे ये सभी प्रकार के गेट्स है। ये किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स गेट है, उसमें पढ़ेंगे अपन। यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट से उसका सारणीबद्ध प्रदर्शन करना कैसे, मतलब सारणी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, संयुक्त परिपथ, अनुक्रमिक लॉजिक परिपथ, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, उसके बाद में है ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर्स, ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर्स। ऑसिलोस्कोप क्या करता है, ये एसी करंट होता है उसको अपन ये रेखा के द्वारा क्या करता है, एक जैसे चित्र में अपन इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप की सहायता से। ऑसिलोस्कोप डीसी अथवा एसी वैद्युतिक पदार्थों की तरंग आकृति को पर्दे पर, अब जैसे ये ऑसिलोस्कोप की सहायता से डीसी या एसी करंट को अपन क्या कर सकते हैं, एक पर्दे पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें जैसे ऑसिलोस्कोप है, तो ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है, उसका क्या संरचना होती है, क्या सिद्धांत होता है, इसके बारे में। जैसे दोलित्र है, ज्यावक्रीय दोलित्र है, अज्यावक्रीय दोलित्र है, दोलित्र के अनुप्रयोग और पावर युक्तियों की संरचना एवं कार्य प्रणाली, इनसे संबंधित सारा भी है जो अपन इसमें पढ़ेंगे ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर्स में। इसके बाद में आता है कंट्रोल पैनल एवं आवश्यक सामग्री, कंट्रोल पैनल एवं आवश्यक सामग्री, मशीन कंट्रोल पैनल, जैसे मोटर है वगैरह, ये बड़ी बड़ी मशीन है, उसको क्या करना, कंट्रोल, कंट्रोल कैबिनेट का लेआउट आरेख, मतलब अपन कोई कंट्रोल पैनल बनाते हैं तो उससे पहले उसका लेआउट बनाएंगे, इसमें इस जगह ये उपकरण लगेगा, ये उपकरण लगेगा, ऐसे बनेगा, उसका लेआउट है, उसको कैसे बनाना है। ठीक है, पावर पावर एम कंट्रोल परिपथ है, विविध कंट्रोल अवयव है, कौन कौन से अवयव काम में लेंगे अपन, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी है, विभिन्न कंट्रोल अवयवों एवं परिपथों का परीक्षण करना, इन सब से संबंधित अपन पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल एवं आवश्यक सामग्री के अंदर। ठीक है, इससे अगले वाला आपका चैप्टर है वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण मतलब विद्युत की जितनी भी मशीनें हैं उसकी गति को नियंत्रण करना और उसका अनुरक्षण करना, मतलब मशीन खराब ना हो, मशीन कोई भी मशीन है वो ज़्यादा समय तक चले, कोई भी मशीन है वो ज़्यादा समय तक चले, इससे संबंधित जो भी अपन उपकरणों के बारे में सुरक्षा है, सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, काम में लेना चाहिए, उससे संबंधित अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें एसी ड्राइव है, डीसी ड्राइव है, वोल्टेज स्टेबलाइजर है, अबाधित शक्ति आपूर्ति इकाई है, स्विच मोड शक्ति आपूर्ति इकाई है, इन्वर्टर है, बैटरी चार्जर है, मशीन ब्रेकडाउन है, एसी मशीनों का अनुरक्षण, डीसी मशीनों का अनुरक्षण, कोई भी मशीन हो सब के बारे में, उसको कैसे काम में लेना, उसकी गति नियंत्रण कैसे करनी, उसमें कौन कौन सी सावधानी, इनसे सभी से संबंधित अपन पढ़ेंगे वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। चैप्टर से आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में क्या है। विद्युत शक्ति उत्पादन मतलब मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन है तो क्या है, विद्युत शक्ति उत्पादन दो। अब विद्युत शक्ति उत्पादन ऊर्जा के स्रोत, अब विद्युत शक्ति को उत्पादन करने के स्रोत और विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियां, और उत्पादन करने के स्रोत कौन कौन से और विधियां कौन कौन सी, इससे संबंधित अपन पूरा पढ़ेंगे
विद्युत शक्ति उत्पादन के अंदर। इसके बाद में आपका अगला चैप्टर आता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगला चैप्टर आता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत विधियों द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन। अपरंपरागत विधियों द्वारा, एक तो परंपरागत स्रोत होते हैं और एक अपरंपरागत स्रोत होते हैं, ठीक है। तो अपरंपरागत विधियों द्वारा विद्युत शक्ति उत्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में सौर ऊर्जा स्रोत, बायोगैस ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, माइक्रो हाइडल ऊर्जा स्रोत, ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत, इनके द्वारा अपन विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में विस्तृत अपन पढ़ेंगे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर। अपना अगला है विद्युत शक्ति पार्षण। विद्युत शक्ति पार्षण, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने की विधि, विद्युत लाइन, विद्युत वितरण लाइन, विद्युत शक्ति लाइन के प्रकार, सतह प्रभाव, समीपता प्रभाव, कोरोना प्रभाव, एसी-डीसी पार्षण की तुलना, उच्च वोल्टता पार्षण, इन सब के बारे में जैसे अपन को लाइन देते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे विद्युत शक्ति पार्षण के बारे में। उसके बाद में और अंत में आपका टॉपिक चैप्टर है जो है वो है विद्युत शक्ति वितरण। विद्युत शक्ति उत्पादन तो कर ली, लेकिन उत्पादन एक जगह करते हैं, वहां उस जगह थोड़ी वितरण थोड़ी होती, उसको वितरण करने मतलब आवश्यकता अनुसार आगे ले जाना पड़ता है। तो विद्युत उपकेंद्र बनाएंगे, एक जैसे यहाँ उत्पन्न हो रही है विद्युत, तो उसको आगे ले जाने के लिए विद्युत, वो दूसरा क्या हो गया उपकेंद्र हो गया। विद्युत वितरण प्रणाली है, कौन कौन सी प्रणाली अपन काम में लेंगे, उसमें कैसे उसको उपकेंद्र आगे तक भेजेंगे। विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, विद्युत वितरण प्रणाली में बस बार प्रबंध और शक्ति प्रणाली में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं, उन दोष से संबंधित, और विद्युत शक्ति प्रणाली से संबंधित कुछ पद होते हैं वो है, और आरक की परिभाषा, विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त कौन कौन सी सामग्री होती है, अपन को किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, विद्युत शक्ति प्रणाली संबंधी कौन कौन सी अपन को सावधानियां रखनी पड़ेगी, इससे संबंधित पूरी जो भी जानकारी है उसको अपन पढ़ेंगे विद्युत शक्ति वितरण के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में जानकारी दी, और इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे। जैसे अगली क्लास में कोई भी पढ़ेंगे तो चैप्टर लेके पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन से चैप्टर थे इसके बारे में मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ये चैप्टर है। और अगली क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक एक चैप्टर को, जैसे ये है विद्युत शक्ति वितरण, तो इसमें कैसे करते हैं, कौन सी विधियां होती है, कौन से दोष होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे। तो अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सिलेबस के बारे में मैंने मतलब शॉर्टकट में आपको बता दिया कि ये टॉपिक होते हैं, इन टॉपिक में से आपके सेकंड ईयर में क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।